अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। वर्तिका देव को कॉल करने को सोचती है, तब तक बालकनी से कुछ गिरने की आवाज आई तो वर्तिका उठते हुए बोली, कौन कौन है वहाँ? लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोली, कौन है? देखो जो भी है बाहर आओ, वरना। तब तक किसी ने उसका मुंह दबा दिया। वर्तिका घूमने के लिए पैर मारती उससे पहले उसके कानों में आवाज आई, जान इतनी जल्दी भूल गई, दिस इज नॉट गुड। वर्तिका उसका हाथ हटाकर उसे मारते हुए बोली, देव ऐसे कौन आता है और डराने की क्या जरूरत थी? देव उसे गोद में उठाकर बेड पर लाते हुए बोला, तो शादी से पहले रात को 11 बजे कौन सामने के दरवाजे से आता है, जरा बताओ तो। बोलते हुए उसके बगल में लेट गया। वर्तिका उसे देखते हुए बोली, आई लव यू, और उसके गले लग गई। कुछ देर तक देव उसे वैसे ही पकड़े रहा, फिर छोड़ते हुए बोला, आई लव यू टू, और सोई क्यों नहीं अभी तक? वर्तिका बोली, नींद नहीं आ रही थी, अब आप आ गए हैं तो सो जाती हूँ, और उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लिया। देव बोला, ओ हेलो मैडम, शादी में टाइम है 10 दिन का, उससे पहले अगर कुछ हुआ ना तो आपका क्या, सारा इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर ही आना है, इसलिए आप थोड़ा दूर रहिए मुझसे। वर्तिका उसे देखते हुए बोली, अच्छा तो मुझे भी देखना है क्या होता है, और अब मुझे ना नींद आ रही है, और गुड नाइट बोल आंखें बंद कर लिया। देव बोला, यार तुम मेरी फीलिंग को भड़का रही हो। वर्तिका उसे देखकर थोड़ा गुस्से में बोली, ठीक है, और दूर जाने लगी। देव उसे पकड़ते हुए बोला, अब कहाँ जा रही हो? वर्तिका बोली, आपने ही कहा मिस्टर देवांश पुरोहित कि आपकी फीलिंग अनकंट्रोल हो रही है, तो मुझे आपको सेफ रखने के लिए तो जाना पड़ेगा। देव बोला, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी कुछ दिन बाद तो जाना ही है, और वापस उसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला, गुड नाइट। वर्तिका ने गुड नाइट बोला और आंखें बंद कर लिया। सुबह 4 बजे देव का फ़ोन बजा तो जल्दी से वर्तिका को साइड में सुलाकर एक नज़र उसे देखा और फिर उसके सर को छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान, और कुछ देर उसे देखने के बाद अपनी खिड़की से नीचे चला गया। सुबह 8 बज चुके थे, लेकिन ना तो शिवम की नींद खुली थी और ना ही त्रिवेणी की। वो दोनों ही दुनिया से बेखबर आराम से सो रहे थे। अलार्म भी बजकर अब बंद हो चुका था। 9 बजे दरवाजे के बेल से शिवम की नींद खुली तो आंखें खोलकर सामने देखा तो 9 बज चुके थे। वो हड़बड़ा कर उठने लगा, लेकिन अपने पास त्रिवेणी को सोए हुए देखा तो उसके सर पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग। लेकिन त्रिवेणी ने आंखें नहीं खोली तो उसे साइड करके बाहर आया और दरवाज़ा खोला तो दूध वाला था। दूध लिया और दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर आ गया। फिर किचन से जाकर 2 कप चाय बनाया और फिर कप लेकर रूम में आया तो त्रिवेणी अभी भी सो रही थी। शिवम अब चाय साइड में रखते हुए त्रिवेणी के पास आकर उसके चेहरे से बाल हटाते हुए उसके सर पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग माई क्यूट एंड लवली वाइफ। लेकिन त्रिवेणी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके कान को काटते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, फ्रेश होकर वापस से सो जाना, लेकिन अभी तो उठ जाओ। त्रिवेणी चेहरा घुमाकर वापस से सो गई। शिवम अब उसे देखकर बोला, यार वर्तिका भाभी और साक्षी भी आने वाली हैं, उनके सामने भी तुम ऐसे ही रहोगी तो क्या सोचेंगे दोनों? त्रिवेणी अब जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली, पहले नहीं बता सकते थे कि वो दोनों भी आ रही हैं? शिवम उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, वैसे मुझे पता नहीं था तुम मेरे शर्ट में इतनी हॉट दिखोगी, नहीं तो मैं डोरेमोन के कपड़े लाता ही नहीं। त्रिवेणी बोली, आपको शर्म नहीं आ रही है? अपनी बीबी को कहीं ऐसे घूर कर देखता है क्या? शिवम चाय का कप उसे देते हुए बोला, जी बिल्कुल, अपनी बीबी को देख रहा हूँ, घूर कर देखूँ या फिर प्यार से, या फिर जैसे मर्जी वैसे देखूँ। लाइसेंस है मेरे पास, तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं, समझी? त्रिवेणी शिवम शुक्ला। त्रिवेणी चाय पीकर कप टेबल पर रखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अब आप यहाँ से जाइए, मुझे फ्रेश होना है। ठीक है, चलो नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, आज मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तब तक जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नहीं तो। त्रिवेणी गुस्से से बोली, चुप, कितना बोलते हैं आप? मैं बोल रही थी कि आप बाहर जाइए, फिर मैं वॉशरूम जाऊंगी। शिवम अब उठते हुए उसके पास आकर बोला, क्यों? और हम हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊं? और अब तो हम। त्रिवेणी ने आंखें बंद करके बोली, प्लीज़ जाइए ना। शिवम उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला,
अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी निकलना वरना मैं अंदर आ जाऊंगा, बोलते हुए बाहर चला गया। त्रिवेणी जल्दी से निकलकर वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो रूम में कोई नहीं था। फिर अलमारी में देखकर फुल स्लीव्स कुर्ती और प्लाजो निकालकर पहन लिया। कुछ देर में तैयार हुई, तब तक शिवम आते हुए बोला, हो गया चश्मिश। बोलते बोलते उसके पास आ गया और पीछे से पकड़ते हुए बोला, इसे क्यों पहना? इतने सारे कपड़े हैं, कोई और पहन लेती या फिर मेरा कोई पहन लेती। बोलते हुए उसके गर्दन से चेहरा लगा लिया। त्रिवेणी उसका हाथ पकड़कर दूर करते हुए बोली, जी नहीं, मेरे पास कपड़े हैं और इसमें क्या खराबी है? शिवम उसे ऊपर से नीचे देखा। येलो कुर्ती और रेड प्लाजो में खूबसूरत तो गजब की लग रही थी, ऊपर से मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, कानों में बड़े बड़े झुमके, चेहरे पर हल्का सा मेकअप। शिवम उसे देखने में इतना खो गया कि त्रिवेणी उसे हिलाते हुए बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। शिवम उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, 1 मिनट, और उसकी आंखों से काजल निकालकर उसे लगाते हुए बोला, मेरी नज़र ना लगे। त्रिवेणी उसके पास आकर उसे देखते हुए बोली, आप तो मेरे लिए खुद काला टीका हो और आपके रहते मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपकी भी नहीं। शिवम उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, सच में? त्रिवेणी बोल उसके गले लग गई। 10 बजे देव, वार्तिका, साक्षी और आज कितने दिनों के बाद अंगद भी आया था, जिसे देखकर आज साक्षी का चेहरा कुछ खिला हुआ सा लग रहा था, लेकिन उसने सो नहीं किया। अंगद ने भी उसे फुल इग्नोर किया और जाकर सबसे मिला, बस उसे छोड़कर, जो कि साक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं बोला। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और टेबल पर ढेर सारा खाना था, लेकिन सब बाहर से मंगाया हुआ, क्योंकि त्रिवेणी को कुछ खास बनाने नहीं आता था और आज दोनों काफ़ी लेट उठे थे। साक्षी खाते हुए बोली, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन यार सच में क्या लड़की है, जहाँ सब अपने पहले रसोई पर खाना बनाते हैं, इसने होटल से ऑर्डर कर दिया। आई लव इट, मुझे लगता है सबको यही करना चाहिए। वर्तिका बोली, हाँ तुम भी यही करना सही रहेगा। देव उसे एक बाइट खिलाते हुए बोला, उसके बारे में सोचना छोड़, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपको बनाने तो आता है ना। वर्तिका बोली, देव मुझे बनाने आता है, मैं चाय कॉफ़ी मैगी सब बना लेती हूँ। देव उसे घूरते हुए बोला, ये सब खाना है? बाकी सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वर्तिका सबको देखते हुए बोली, यार मैंने तो कभी बनाया ही नहीं, तो अब इतनी जल्दी कैसे बना लूँगी। देव बोला, और साक्षी, तुम्हें तुम्हें तो आता है ना, या फिर तुम भी इन दोनों की तरह ही हो? त्रिवेणी और वर्तिका साक्षी को देख हंसने लगी। देव बोला, मतलब इसे भी नहीं आता? तो साक्षी ने सरनामे हिला दिया। देव बोला, एक काम करो, तुम सब 6 महीने जाकर अंगद से कुकिंग सीख लो, फिर बोलना। सबने अंगद की तरफ देखा तो वो बस शांति से खा रहा था। वर्तिका बोली, हे अंगद, इतना कहाँ बिजी हो यार, हम सब भी हैं, फिर भी तुम बिजी हो, आखिर बात क्या है? कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गई? साक्षी ने अब उसकी तरफ देखा, उसी समय उसने भी साक्षी को देखा, फिर जल्दी से वर्तिका की तरफ देखते हुए बोला, नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ सोच रहा था, आप बताइए, कुछ कुछ बोल रही थी। वर्तिका बोली, बोल तो रही थी। अंगद बोला, जी बोलिए। वर्तिका बोली, देव ने कहा तुम कुकिंग अच्छी करते हो, तो मुझे भी सीखना है तुमसे। त्रिवेणी, मुझे भी। अंगद दोनों को देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कभी कभी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, बाकी ज़्यादा शौक नहीं पालता किसी चीज़ का। बोलते हुए खाना खाने लगा। वर्तिका बोली, अगर देव ने तारीफ किया है तो कुछ तो बात होगी ना। बोल देव को देखने लगी, जो अंगद को ही देख रहा था। साक्षी बोली, छोड़ो यार, मार्केट में इतने सिखाने वाले हैं, कहीं भी जाकर सीख लो, फालतू में क्या किसी से रिक्वेस्ट कर रही हो। बोलकर उठते हुए बोली, मेरा हो गया, और बाहर चली गई। त्रिवेणी बोली, इसे क्या हुआ? वर्तिका ने उसे घूरा तो शांत होकर बोली, अंगद कुछ लो ना, और बताओ कैसा रहा तुम्हारा काम, सब ठीक था ना? और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? अंगद बोला, वो भाभी, दादू और माँ है, और कोई नहीं। त्रिवेणी बोली, सॉरी। अंगद बोला, कोई बात नहीं, मैं तो इसमें ही खुश हूँ। त्रिवेणी बोली, लेकिन आज से भाभी नहीं दी बोलो, क्योंकि आज से और अभी से तुम मेरे भाई हो, समझे? अंगद बोला, लेकिन? वर्तिका बोली, वैसे त्रिवेणी ने सही बोला है, आज से और अभी से तुम्हारे पास 2-2 बहनें हैं, तो कोई भी दिक्कत हो तो तुम डायरेक्ट हम दोनों से कह सकते हो। अंगद बोला, लेकिन? वर्तिका बोली, अच्छा और बहन चाहिए? साक्षी? अंगद जल्दी से उठते हुए बोला, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप दोनों काफ़ी हो, बस बस, अब और नहीं चाहिए। शिवम हंसते हुए बोला, ओ भाई, वो मेरी दोस्त है, तो मैं किसी को उसे बहन नहीं बनाने दूंगा, समझे? अंगद खुद से बोला,
बच गया अंगद, नहीं तो यहाँ तो मेरी नापाक मोहब्बत को ये मेरी अभी अभी बनी बहनें बहन बनाने में देर नहीं लगाएंगी। देव बोला, अंगद कैसा फील हो रहा है, और पता है तुम्हें इन दोनों ने तुम्हें भाई क्यों बनाया? अंगद उसे देखकर बोला, क्यों 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 सर? देव बोला, अरे भाई राखी आने वाली है तो कमर कस लो, समझे? अंगद बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। वर्तिका बोली, हाँ हाँ, सब आपकी तरह नहीं होते, समझे? और आप भी तैयार रहना अपनी जेब ढीली करने के लिए, क्योंकि दिव्या से मैंने बात कर लिया है। देव बोला, वर्तिका तुम यार उसे बिगाड़ रही हो, वो अभी छोटी है। वर्तिका बोली, तो मैंने कौन सा ट्रेन मांग लिया उसके लिए जो आप भड़क रहे हो? देव अब कुछ नहीं बोला। कुछ देर में सब बात करने के बाद चलने को बोले तो वर्तिका इधर उधर देखते हुए बोली, साक्षी कहाँ है? त्रिवेणी बोली, शायद बाहर गई होगी, चलो देखते हैं। बोल सब बाहर आ गए। साक्षी गार्डन में अकेले बैठी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। वर्तिका और त्रिवेणी उसके पास आते हुए बोले, तू यहाँ क्या कर रही है? साक्षी बोली, कुछ नहीं, तुम लोगों का हो गया तो मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। वर्तिका बोली, लेकिन ऐसे कैसे? सबने मूवी का प्लान बनाया है तो हम सब वहीं जा रहे हैं, तू भी चल। साक्षी बोली, नहीं यार सच में मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी, बाय। बोलकर जाने लगी तो त्रिवेणी बोली, साक्षी सुन तो, कम से कम मेरे लिए तो बात मान जा। साक्षी ने उसे देखा तो त्रिवेणी ने मुंह बना लिया, फिर बोली, जा ठीक है, अब मैं कौन हूँ तुम्हारी जो मेरी बात सुनोगी? साक्षी बोली, यार तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। वर्तिका बोली, चल त्रिवेणी, अब ये हमारा क्यों कुछ सुनेगी? बोलते हुए आगे बढ़ गई। साक्षी बोली, आ रही हूँ देवी जी। त्रिवेणी वर्तिका से धीरे से बोली, वो आ रही है? वर्तिका बोली, आने दे यार, थोड़ा और इग्नोर कर, नहीं तो समझ जाएगी हम दोनों ने ये सब उसे ले जाने के लिए ड्रामा किया है। त्रिवेणी अब फिर से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे आने की, दिख रहा है कुछ दिन से, जब से देहरादून से आई है, दोस्तों का तो तुझे कोई ख्याल ही नहीं है। साक्षी जल्दी से दोनों के पास आते हुए बोली, अच्छा तो रात को भी याद कर लेती तुम दोनों, मैं जाती, फिर तीनों साथ रहते, सोचो कितना मज़ा आता है ना। त्रिवेणी ने वर्तिका को देखा जो उसे ही देख रही थी। साक्षी दोनों को देखते हुए बोली, बस करो तुम दोनों अपना ये ड्रामा, सब पता है मुझे, वैसे तो 1 मिनट भी याद नहीं आती, और वैसे मुझे सिखा रही हो। बोलते हुए आगे आई और पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैठने को हुई तो वर्तिका पीछे से बोली, आगे बैठ जाना, वहाँ मैं और देव बैठेंगे। साक्षी उसे घूरते हुए आगे जाकर बैठ गई। वर्तिका वो थैंक यू बोलकर पीछे बैठ गई। कुछ देर बाद देव भी आकर पीछे बैठ गया तो साक्षी पीछे देखते हुए बोली, जीजू ड्राइव कौन करेगा? देव बोला, अंगद, अब वही बचा है। त्रिवेणी शिवम आगे चले गए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? साक्षी नहीं बोलकर आराम से बैठ गई। अंगद आकर बैठते हुए बोला, सॉरी सॉरी सर, वो घर से फ़ोन आ गया था तो, लेकिन अपने बगल में साक्षी को देखकर चुप हो गया। देव बोला, कोई बात नहीं अंगद, अभी बहुत टाइम है, चलो। अंगद हाँ में सिर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। कुछ देर में सब मॉल पहुंचे और मूवी देखी, कुछ देर तक शॉपिंग किया और अपने अपने घर चले गए। साक्षी ने अंगद से अभी तक कोई बात नहीं किया। वो चाहती थी अंगद बात करे, लेकिन अंगद मार खाने के बाद बिल्कुल पहल नहीं करना चाहता था। 2 दिन बाद वर्तिका और देव की शादी की रस्में भी शुरू हो गई। शादी होटल से हो रही थी, इसलिए दोनों के परिवार साथ में ही थे और फंक्शन भी साथ साथ ही होने वाले थे। ज़्यादा लाइमलाइट न करते हुए सबने सिंपल सा शादी का विचार करके ही सारी चीज़ें मैनेज किया था। धीरे धीरे दोनों तरफ के सारे मेहमान भी आ चुके थे तो अंगद और शिवम, रोहित और कुछ दोस्त और भी थे जो देव के तरफ से आए थे। आज दोनों की हल्दी की रस्म होने वाली थी। जहाँ त्रिवेणी, साक्षी वर्तिका को तैयार करने में लगे हुए थे, वहीं बाकी आरती जी ने भी सभी को बुलवा लिया था। साक्षी के मम्मी पापा, त्रिवेणी के मम्मी पापा और पल्लवी के मम्मी पापा भी आ चुके थे। पल्लवी का अब 6ठा महीना चल रहा था, इसलिए कोई उसे कुछ भी करने नहीं दे रहा था। बाकी बाहर का चंद्रिका जी और वंश के साथ उसके कुछ दोस्त भी उनकी काम में हेल्प करवा रहे थे। साक्षी वर्तिका को देखते हुए बोली, वैसे लग तो अच्छी रही है, फिर भी हमारे जीजू की बात ही अलग है। क्या 6 पैक है यार, एकदम झक्कास। सलमान खान तो नहीं, लेकिन हाँ टाइगर श्रॉफ जरूर लगते हैं। त्रिवेणी बोली, हाँ, और मेरा भाई भी विजय देवरकोंडा से बिल्कुल कम नहीं लगता है ना वर्तिका? मुझे तो लग रहा है कोई अंधा ही होगा जो सोना को छोड़कर पीतल को चुनेगा। वर्तिका बोली, छोड़ना, हम उसके लिए कोई लाएंगे ना रश्मिका, वैसे भी हीरे को हीरा मिले तो ही बेहतर होता है। साक्षी दोनों को घूरते हुए बोली,
कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? और जब से तुम दोनों उसकी बहन क्या बनी हो, एक टिपिकल बहन की आत्मा घुस गई है तुम दोनों के अंदर, और ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? वर्तिका बोली, हम तुम्हें क्यों सुनाएंगे, और वैसे भी तुम कौन सा उसकी गर्लफ्रेंड हो जो तुमको हम दोनों सुना रहे हैं? हम तो सोच रहे थे कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते तो अच्छा होता है ना त्रिवेणी? त्रिवेणी बोली, बिल्कुल। साक्षी बोली, अरे यार अब बंद करो अपना ये भाई पुराण, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पल्लवी बोली, अरे क्या हो गया भाई, तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो, ज़रा हमें भी बताओ। साक्षी बोली, भाभी वो सब आप मत सुनिए, ऐसा कुछ खास नहीं था, और आप अपने जूस लिया या फिर ऐसे ही घूम रही हैं? अगर भाई को पता चला ना हम आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो जानती हैं उनका। पल्लवी बोली, अरे यार ले लिया मैंने जूस, और अब जल्दी बाहर चलो, हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी है। हमारे नंदोई जी कब से अपने होने वाली दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं, और एक तुम लोग हो जो उनको इंतज़ार पर इंतज़ार करवाए जा रही हो। साक्षी बोली, वो शिकायत तो वो अपनी दुल्हन से ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ किसी और के तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वर्तिका या कोई और बोलता तब तक उनका दरवाज़ा नॉक हुआ। साक्षी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो अंगद खड़ा था। हल्के पीले कुर्ते और सफ़ेद पजामे में स्मार्ट तो काफ़ी लग रहा था। साक्षी ने देखा तो बस उसे देखती ही रह गई। त्रिवेणी बोली, साक्षी कौन है? उसके बोलने से साक्षी हटते हुए बोली, खुद ही देख लो। त्रिवेणी आगे आते हुए बोली, अरे अंगद तुम आओ, देख लो अपनी बहन को, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो बता सकते हो। अंगद अंदर आकर वर्तिका को देखते हुए बोला, वो आप अच्छी लग रही हैं, बस मैं देखने आया था, सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। साक्षी खुद से बोली, ये कुछ ज़्यादा शरीफ नहीं बन गया है? वैसे तो दिन भर चपड़ चपड़ और जब देखो तब महात्मा बना रहता है। अंगद अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गया, लेकिन फिर दोबारा साक्षी की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जो कि साक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोली और वर्तिका को लेकर सब नीचे आ गए। बाहर होटल के गार्डन को सुंदर सा फूलों से सजाया गया था। क्योंकि दोनों को साथ में हल्दी लगने वाली थी, इसलिए वर्तिका को देव के बगल में बैठा दिया गया। कुछ देर में हल्दी की रस्में शुरू हुई। बारी बारी से सबने दोनों को हल्दी लगाई और फिर शुरू हुआ सबका धमा चौकड़ी। अंगद शिवम को हल्दी लगाने के लिए भागा, लेकिन शिवम सामने से आते साक्षी को देखकर अचानक से साइड हो गया और अंगद अब बिना संभाले उसके ऊपर जा गिरा, जिससे उसके हाथ और उसके कपड़ों की सारी हल्दी साक्षी के ऊपर लग गई। साक्षी अचानक गिरने से आंखें बंद किए हुए थी, जिसको देखकर अंगद ने उसके दोनों गालों पर हल्दी लगा दिया। जैसे ही साक्षी को इसका एहसास हुआ तो वो जल्दी से आंखें खोलते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर जैसे ही सामने अंगद को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया क्या बोले, लेकिन जल्दी ही अपनी स्थिति समझते हुए बोली, उठोगे या ऐसे ही रहना है? अंगद बोला, अगर चाहो तो मैं पूरी उम्र ऐसे ही रह सकता हूँ तुम्हें देखते हुए। साक्षी बोली, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रह सकती अपने ऊपर 5 कुंतल का वजन लेकर, इसलिए अब मेहरबानी करके उठ जाओ और मुझे भी उठने दो। अंगद उठते हुए बोला, और अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाया, लेकिन साक्षी अब खुद से उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोली, मैं खुद उठ सकती हूँ, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी अपना हाथ उसको देना जिसे तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए लाएं। अंगद अभी भी उसे देख रहा था और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। साक्षी ने देखा तो एक पल को जैसे फिर से ठहर सी गई उसके चेहरे पर, लेकिन जब याद आया कितने दिन से अंगद उसे इग्नोर कर रहा है तो सर झटक कर आगे बढ़ गई। अंगद उसका हाथ पकड़कर जल्दी से खींच लिया और वो सीधे आकर उसके सीने से लगी। अंगद ने अपने हाथ की हल्दी अपने गालों पर लगाई, फिर उसके गाल से टच करते हुए बोला, मैं अपनी पसंद अपनी बहनों को बता चुका हूँ, इसलिए शायद वो ढूंढ रही होंगी, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, उनकी तलाश तुम्हारे पर आकर खत्म होगी, यकीन है मुझे। बोलकर उसे छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी अभी क्या बोल कर गया, लेकिन उसकी धड़कनें और दिमाग दोनों फिलहाल में सुन्न हो चुका था। हल्दी खत्म होने के बाद सब लोग नीचे आकर साथ में नाश्ता करने लगे। सुधा और बीरेन जी ने अपनी बेटी को खुश देखा तो वो लोग भी खुश थे, लेकिन बीरेन अभी भी शिवम से बात नहीं कर रहे थे। शिवम को भी कोई ऐतराज नहीं था, जो उसका था उसके पास था, बाकी भाड़ में जाए। देव और वर्तिका एक दूसरे को देखते हुए खाना खा रहे थे। साक्षी चुपचाप खाना खा रही थी, क्योंकि अंगद उसके सामने बैठा उसे ही देखे जा रहा था। त्रिवेणी ने वर्तिका को देखकर कुछ इशारा किया तो वर्तिका, देव और शिवम फिर अंगद को देखते हुए साक्षी की मम्मी से बोली, आंटी आप साक्षी के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ रही हैं क्या? मतलब अगर आप और अंकल नहीं ढूंढ रहे हैं तो हम ढूंढें?
साक्षी ने जैसे ही सुना उसे खांसी आने लगी। अंगद जल्दी से उसके मुंह में पानी का ग्लास लगाते हुए बोला, आराम से नहीं खा सकती हो? हमेशा ऐसे खाना ज़रूरी होता है क्या? और कौन सा तुम्हारा ट्रेन छूट रहा है जो भागना है? अब सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। जब अंगद को लगा सब उन्हें ही देख रहे हैं तो बैठते हुए बोला, सॉरी वो मैं साक्षी की मम्मी सुनीता जी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुम सिर्फ देव के दोस्त हो या फिर? वर्तिका बीच में ही बोली, साक्षी का भी दोस्त है। आंटी दोनों की आपस में काफ़ी पटती है। साक्षी वर्तिका को घूरते हुए सोचने लगी, उसकी और अंगद की कब पटी जो ये ऐसे बोल रही है। फिर उठते हुए बोली, मेरा हो गया। सुनीता जी बोली, साक्षी बेटा जूस तो पी ले। लेकिन साक्षी जा चुकी थी। ये लड़की भी ना कभी जो मेरी बात सुन ले, जब देखो तब बस अपनी मनमानी करनी होती है। लड़कियों से अच्छे तो अब लड़के हो गए हैं। त्रिवेणी बोली, बिल्कुल नहीं, हमारी साक्षी एकदम सोना है। और आंटी अपने सोने मतलब अपनी बेटी के बारे में ऐसे कौन बोलता है? सुनीता जी बोली, मुझे तो लग रहा है एक दिन कहीं तुम्हारी तरह वो भी किसी लड़के को पकड़ कर लाते हुए ये ना बोले, मम्मी मुझे शादी करनी है या शादी कर लिया है। त्रिवेणी बोली, आंटी मैंने मम्मी पापा को शिवम जी के बारे में पहले ही बोला था। सुनीता जी बोली, अरे बेटा मैं बस मजाक कर रही हूँ और मुझे शिवम पसंद है तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। शिवम एक नज़र सुनीता जी को देखा, फिर खाते हुए बोला, वैसे आंटी मुझे तो लगता है जब माँ बाप खुद प्यार करके शादी करे तो ठीक है, और जब बच्चों की बारी आती है तो फिर क्या ही कहना होता है। सुनीता जी बोली, अरे नहीं बेटा, साक्षी जिसे पसंद करेगी हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो खुश रहे और हमें क्या चाहिए, हम लोग उसकी खुशी में खुश हैं। शिवम अब कुछ नहीं बोला, लेकिन त्रिवेणी को समझ में आ गया कि वो नाराज़ है। शिवम कुछ देर में बिना किसी को कुछ भी बोले अपने रूम की तरफ चला गया। सुधा जी ने त्रिवेणी को कुछ इशारा किया तो वो भी सबको गुड नाइट बोलकर उसके पीछे चली गई। वर्तिका ने देव की तरफ देखा तो उसने पलके झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया तो वो भी अब आगे कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। सुधा जी वीरेंद्र जी के पास बैठते हुए बोली, कम से कम अपनी बेटी को देखकर तो सब कुछ सही करने की कोशिश कीजिए, आखिर वो भी बच्चा है। अगर आप उससे प्यार से बात करेंगे तो वो भी आपको उतना ही प्यार देगा। वीरेंद्र जी लेटते हुए बोले, नहीं चाहिए मुझे उसका प्यार, मेरी बेटी मेरे लिए काफ़ी है। सुधा जी अब कुछ नहीं बोली और जाकर एक साइड लेट गए। शिवम अपने बालकनी में रेलिंग पकड़कर खड़ा था। त्रिवेणी पीछे से उसे हक करते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चले आए? शिवम उसका हाथ पकड़कर घूमते हुए बोला, आई एम सॉरी। त्रिवेणी बोली, नहीं सॉरी नहीं चाहिए, बोलते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। शिवम उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये क्या है चश्मिश? त्रिवेणी बोली, मुझे आपको शर्टलेस देखना था, तो वैसे भी ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस पर मेरा कॉपीराइट है। शिवम बोला, अच्छा तो इस पर आपका कॉपीराइट है। त्रिवेणी ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम उसे गोद में उठाते हुए बोला, ठीक है तो फिर मुझे भी मेरा कॉपीराइट चाहिए। त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, तो मैंने कब मना किया है आपको आपका कॉपीराइट लेने से? शिवम उसे बेड पर उतारते हुए बोला, आई लव यू और मुझे पता है ये सब तुम क्यों कर रही हो, तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, वो तो मैं ऐसे ही चला आया। त्रिवेणी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, ठीक है माना नहीं नाराज़ हैं, तो जा कहाँ रहे हैं? शिवम अब हंसते हुए बोला, सच में यार चश्मिश, कौन सा कीड़ा घुस गया है आज तुम्हारे अंदर, इतना रोमांटिक, वाह भाई शिवम तेरी तो आज किस्मत खुल गई। त्रिवेणी अब उसे धक्का देते हुए बोली, बात मत कीजिएगा, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? शिवम उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अच्छा ठीक है सॉरी, अब नहीं उड़ाऊंगा। त्रिवेणी बोली, नहीं बात करना मुझे और आप दूर रहिए मुझसे। शिवम उसकी तरफ झुकते हुए बोला, अब तो तुमने ऑफर दिया है और मैं अब पीछे तो बिल्कुल नहीं हट सकता, बोल। उसे अपनी बाहों में भर लिया। त्रिवेणी ने भी अब कोई विरोध नहीं किया और आंखें बंद कर लिया। वर्तिका अपने रूम में देव से फ़ोन पर बात कर रही थी और साक्षी बालकनी में खड़ी सामने देख रही थी। वर्तिका कुछ देर बाद आकर उसके बगल में खड़ी होती हुई बोली, देख साक्षी, वो मैं क्या कह रही थी, तुझे एक बार सोचना चाहिए यार, ऐसा नहीं है कि हम अंगद के बारे में उसकी बहन की वजह से सोच रहे हैं, बल्कि हम तुम्हें एक दोस्त समझकर समझा रहे हैं। साक्षी बिना उसे देखे बोली, यार तू फिलहाल अपने बारे में सोच और मुझे उसके बारे में फिलहाल अभी कुछ नहीं बोलना। वर्तिका बोली, लेकिन साक्षी बोली, वर्तिका प्लीज़ अभी नहीं। वर्तिका बोली, ओके चल सो जा।
साची बोली ठीक है, जाओ मैं आ रही हूँ। बोल कुछ देर तक कुछ सोचती रही और फिर आकर बेड पर लेट गई, लेकिन काफ़ी देर बाद जाकर उसे नींद आई। सुबह वर्तिका और देव की मेहंदी और फिर संगीत भी शांति से हो गया। साची ने अभी भी अंगद से बात नहीं किया तो अब फिर से अंगद को थोड़ा खराब लगने लगा कि कहीं सच में वो बिना मतलब से साची के पीछे तो नहीं पड़ा है। तो अब सोचा शादी के बाद वो यहाँ से अपना ट्रांसफ़र कहीं और करा लेगा। आज शादी थी, पूरे होटल को अच्छे से सजाया गया था, सब लोग सुबह से ही लगे हुए थे। वर्तिका तैयार हो रही थी और साची बैठकर अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ कर रही थी। त्रिवेणी आकर उसके पास बैठते हुए बोली, क्या कर रही है? साची बोली, कुछ नहीं, आज तुझे अपने भाई से छुट्टी मिल गई। त्रिवेणी बोली, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं करती जो तू ताना दे रही है? साची बोली, मैं कोई ताना नहीं दे रही, जो सच में देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। त्रिवेणी बोली, साची सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है। वैसे अच्छा ही है तो जो तू उसे लाइक नहीं करती, क्योंकि सच में तू उसे डिजर्व नहीं करती। साची अब कुछ नहीं बोली। वर्तिका दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों को आज ही लड़ना है, दूसरा दिन नहीं चुन सकते, मतलब हद होती है यार। साची बोली, सॉरी। वर्तिका बोली, ठीक है, तैयार हो जा। कुछ देर में सब तैयार हो गए। नीचे बैंड बाजा की आवाज़ और शोर से पल्लवी वर्तिका के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, नज़र ना लगे हमारे नंदोई जी की, सच में बहुत प्यारी लग रही हो। वर्तिका बोली, थैंक यू भाभी, वैसे उनकी नज़र नहीं लगेगी मुझे। पल्लवी बोली, अभी से इतनी तारीफ, चलो कोई बात नहीं, चलता है। त्रिवेणी बोली, वैसे भाभी भाई कहाँ हैं? पल्लवी बोली, पूछो मत, सुबह से 1 मिनट भी जो बैठे हूँ, अभी तो कैसे कैसे तैयार हुए हैं। कुछ देर में सब वर्तिका को बाहर लेकर आए। आगे त्रिवेणी और साची ने चादर पकड़ा था और पीछे बंस और अंगद ने। देव ने देखा तो उठकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वर्तिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और ऊपर चली गई। कुछ देर में जयमाल और फिर शादी की रस्में करते हुए सुबह हो गई और फिर विदाई। देव के मम्मी पापा अब भोपाल में ही शिफ्ट हो गए थे तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। आधे घंटे बाद देव वर्तिका को लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। रेवती जी ने दोनों की आरती उतारी और अंदर आने को बोली, लेकिन दिव्या हाथ बांधे दरवाजे पर खड़े होते हुए बोली, भाई पहले शगुन निकालो फिर आगे जाना। देव उसे देखते हुए बोला, दिव्या बेटा अभी अंदर जाने दो, बाद में सब हिसाब कर लेंगे। दिव्या ने वर्तिका की तरफ देखा तो उसने ना में सिर हिला दिया। दिव्या बोली, बिल्कुल नहीं, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, बोल हाथे आगे कर दिया। देव कुछ बोलता तब तक वर्तिका बोली, देव दे दीजिए ना, इतना कंजूसी क्यों कर रहे हैं? देव उसे घूरते हुए दिव्या के हाथ में एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, लो अब खुश? दिव्या बोली, बिल्कुल, लव यू भाई, बोलकर साइड हट गई। रेवती जी बोली, वर्तिका बेटा कलश गिराकर अंदर आओ, तो वर्तिका वैसे ही अंदर आ गई। उसके बाद कुछ और रस्म करने के बाद रेवती जी दिव्या को देखते हुए बोली, दिव्या भाभी को अपने रूम में लेकर आओ, तो दिव्या उसे अपने रूम में लेकर चली गई। देव अपने रूम में चला गया। शाम को कुछ और रस्म और रिसेप्शन के बाद वर्तिका को त्रिवेणी, साची और दिव्या मिलकर उसके रूम में छोड़ते हुए त्रिवेणी बोली, बेस्ट ऑफ लक, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बोल दे रही हूँ क्योंकि हमें जीजू के बारे में सोचकर डर लग रहा है, भगवान बचाएं उनको तुमसे। वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, जा निकल, मैं अपना और उनका दोनों का देख लूंगी। त्रिवेणी बोली, यार वाइल्ड मत होना, थोड़ा तो रहम कर सकती है। साची बोली, जैसे तुमने रहम किया था। दिव्या बोली, भाभी आप लोग क्या बात कर रहे हो, अरे इस मासूम के बारे में भी तो कुछ सोचो। वर्तिका साची और त्रिवेणी को घूरते हुए दिव्या से बोली, बिल्कुल बच्चा, अब जाओ और थोड़ा बहुत और अपने भाई से लूट लो। दिव्या उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू भाभी, आप सच में बेस्ट हो, बोलकर बाहर चली गई। त्रिवेणी साची को देखकर बोली, और तू क्या बोल रही थी? साची बोली, वही जो सच है। वर्तिका बोली, वो नालायक हूँ, ये मेरा रूम है, एक काम करो तुम दोनों बाहर जाकर जितना लड़ना है लड़ो, यार कुछ तो शर्म करो, आज मेरी फर्स्ट नाइट है और तुम दोनों लड़ रही हो। साची बोली, पता है, तू मत बता, क्योंकि ये रूम हमने ही डेकोरेट किया है। त्रिवेणी बोली, हमने किसने, क्योंकि मैंने तो नहीं किया। साची बोली, किसी ने नहीं, और जल्दी से बाहर चली गई। वर्तिका मुस्कुराते हुए बोली, जा थोड़ा और परेशान कर, क्या पता कुछ बक दे। त्रिवेणी जल्दी से उसके गले लगकर बोली, जस्ट इंजॉय, और साची के पीछे चली गई। कुछ देर बाद दिव्या को बचा खुचा सारा जेब खाली करके देव अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला,
सच में वर्तिका ने एकदम बिगाड़ कर रख दिया है। और फिर अंदर देखा तो वर्तिका कहीं नहीं थी। तो खुद से बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तिका अभी भी बाहर हो, लेकिन मैंने तो उसे अंदर आते हुए देखा था। तब तक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वर्तिका बाहर आई। उसने सिंपल सा रेड कलर का नाइटी पहना था जो कि घुटनों तक था। देव ने नज़र उठाकर देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वर्तिका ने देव को देखा तो आज पता नहीं क्यों उसकी नज़रें अपने आप झुक गई और कदम आगे ही नहीं बढ़े। कुछ देर देव देखने के बाद उसके पास आया और उसे गले लगाकर बोला, आई लव यू। वर्तिका ने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। साक्षी बाहर आई तो अंगद शिवम से बात कर रहा था। शिवम ने साक्षी को देखा तो उसके पास आते हुए बोला, और बताइए आपकी फ्रेंड कहाँ है? जाने का आइडिया है या फिर यहीं रुकना है? साक्षी ने देखा अंगद उसे ही देख रहा था। फिर शिवम की तरफ देखते हुए बोली, वो आ रही है, बस आंटी से बात कर रही थी। गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ गई। पार्किंग में आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तक अंगद ने उसका हाथ पकड़ लिया और गाड़ी से लगाते हुए बोला, ये क्या है? साक्षी बोली, हाथ छोड़ो। अंगद बोला, मेरे सवाल का जवाब दो, छोड़ दूंगा। साक्षी बोली, कौन हो तुम जो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी? कुछ लगते हो मेरे? अंगद उसे देखते हुए बोला, कुछ नहीं हूँ मैं तुम्हारा। साक्षी बोली, नहीं, और अब हाथ छोड़ो। अंगद उसे देखते हुए बोला, क्या सच में कुछ नहीं लगता? साक्षी बोली, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अंगद अब उसे छोड़ते हुए बोला, ठीक है, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, याद रखना। साक्षी उसे देखने लगी तो उसका दरवाज़ा खोलते हुए बोला, अब आप जा सकती हैं। आपका इतना वक्त लिया उसके लिए सॉरी। साक्षी आगे बढ़कर बोली, देखो। अंगद अपना हाथ आगे करके, जाओ, नहीं जानता मैं तुम्हें। साक्षी अब बिना कुछ बोले बैठकर निकल गई। अंगद अपने बाइक के पास आया और वो भी निकल गया। त्रिवेणी बाहर आते हुए बोली, अंगद और साक्षी कहाँ हैं? शिवम उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, उनकी छोड़ो और अपने बारे में सोचो। मैं क्या सोच रहा था? त्रिवेणी बोली, आप घर चलेंगे? शिवम बोला, बिल्कुल जान, और उसे उठाकर लाया और गाड़ी खोलकर आगे बैठाते हुए अपने आकर दूसरे साइड में बैठते हुए बोला, वैसे मैं क्या सोच रहा था? त्रिवेणी अपने फ़ोन में देखते हुए बोली, कुछ मत सोचिए। शिवम ड्राइव करते हुए बोला, यार मेरी बात तो सुनो। त्रिवेणी बोली, हाँ बोलिए। घर चलो तब बताऊंगा, बोल गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। 1 साल बाद शिवम बोला, चश्मिश यार तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती, थोड़ा तो सोचा करो यार। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेबी को कुछ भी हुआ ना और वो आने के बाद रोया तो फिर? त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, तो एक काम क्यों नहीं करते, अपने पेट में रखना चाहिए था, आपका बेबी बिल्कुल भी नहीं रोता। शिवम बोला, यार ये क्या बोल रही हूँ मैं, कैसे? त्रिवेणी बोली, अब चुप रही है, और जो बोला वो किया कि नहीं? साक्षी आ रही है? शिवम उसे एप्पल खिलाते हुए बोला, लेकिन अंगद का कोई ठीक नहीं है कि वो आएगा कि नहीं। 1 साल में दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। और वर्तिका भाभी भी आ रही हैं, उनका भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, देव लेने गया है एयरपोर्ट। त्रिवेणी बोली, और माँ पापा कहाँ हैं? सुबह से कहीं दिख नहीं रहे हैं, उन्हें भी टाइम नहीं मेरे लिए। सुधा जी आते हुए बोली, बिल्कुल भी टाइम है अपनी गुड़िया के लिए, वो तो हम थोड़ा बाहर लेट कर रहे थे कि तुम दोनों का रोमांस कंटिन्यू रहे। त्रिवेणी बोली, माँ आप भी। बीरेन जी एक बड़ा सा गिफ्ट लाकर शिवम को देते हुए बोले, ये मेरी बेटी के रूम में लगाओ, मुझे मेरी पोती मेरे जैसी चाहिए। शिवम बिना कुछ बोले सर हाँ में हिलाते हुए खुद से बोला, वाह ससुर जी, क्या आइडिया है आपका, जिसके ख्यालों में मेरा पहरा है इसके सामने इनकी तस्वीर रहेगी, कभी नहीं। फिर जल्दी से खोल कर देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उस प्रेम में शिवम के बचपन से लेकर आज तक की सारी तस्वीर थी। बीरेन उसके कंधे पर हाथ रख कर बोले, मैं हमेशा चाहता हूँ बच्चा तुम्हारे जैसा एकदम निडर और साहसी हो। शिवम जल्दी से उनके गले लग गया। त्रिवेणी बोली, माँ पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते, जब देखो तब बस। सुधा जी बोली, बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। और अब जल्दी से तैयार हो जाओ सब लोग, बस आने वाले होंगे। शिवम बोला, बेटा ले जाओ इसे। तो शिवम उसे लेकर रूम में चला गया। देव वर्तिका को एयरपोर्ट से पिक करके घर ले गया, जहाँ रेवती जी उसकी नज़र उतार कर अंदर लाते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बेटा? वर्तिका उनके गले लग कर बोली, नहीं माँ, सब ठीक था, और अब तो मुझे हमेशा आप सबके साथ रहना है। रेवती जी बोली, ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश होकर कुछ खा लो, फिर त्रिवेणी के पास भी तो जाना है, आज उसकी गोद भराई है। वर्तिका बोली, जी माँ।
अब बस कुछ देर में निकलती हूँ, बोल अपने रूम में आई। देव उसका बैग रखते हुए पीछे से पकड़ कर बोला, क्या हुआ, अभी भी नाराज हो? वर्तिका उसका हाथ हटाकर आराम से बोली, नहीं, और बाथरूम में चली गई। देव बेड पर बैठते हुए बोला, बेटा देव, अब भुगतो और मनाओ, नहीं तो शिवम बाप बन जाएगा और तुम बीबी को मनाने में ही वक्त गंवा देना। कुछ देर बाद वर्तिका बाहर आई तो देव उसके पास आते हुए बोला, वर्तिका यार बात तो सुनो। वर्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुनाइए। देव बोला, अच्छा ठीक है, गलती मेरी है, मैं ही बिजी था और फ़ोन नहीं कर पाया, लेकिन। वर्तिका बोली, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है देव, मैं समझ गई, कुछ बड़ी प्रॉब्लम रही होगी। देव उसे गले लगा कर बोला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। वर्तिका उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए, अब आपको भी तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। देव उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने सच में माफ़ किया ना? वर्तिका बोली, देव बोला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे। वर्तिका उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोली, क्या दिखाता है इन आंखों में? देव उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, कभी कभी डर लगता है तुम्हारी नाराज़गी से, बस तुम्हें खोकर शायद जी ना पाऊँ, इसलिए ऐसे इतना सीरियस मत रहा करो। वर्तिका ने आंखें बंद कर लिया तो देव मुस्कुराते हुए उसके सर को चूम लिया, फिर बारी बारी से उसके गालों को छूकर बोला, आई लव यू। वर्तिका घूरते हुए बोली, सच में देव? देव उसका गाल खींच कर बोला, चलो नहीं तो लेट हो जाएगा। वर्तिका ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे गले से लगा लिया। त्रिवेणी तैयार हो चुकी थी, सारे मेहमान भी अब आने लगे थे। वर्तिका के मम्मी पापा, भाई भाभी और उनकी 8 महीने की बेटी वैष्णवी इनके साथ आई थी। आरती जी सुधा जी के साथ मिलकर सारी चीज़ें देख रही थी। पल्लवी त्रिवेणी के पास आते हुए बोली, तो आज आपकी दोनों बेस्ट फ्रेंड इतना लेट? त्रिवेणी बोली, बात मत कीजिए भाभी, मैं उन दोनों से नाराज़ हूँ। दरवाजे से आवाज़ आई, ओए चुप कर, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए और हो तू रही है। त्रिवेणी ने देखा तो वर्तिका, देव के मम्मी पापा और दिव्या सभी लोग थे। सुधा जी सबको लेकर अंदर आई। देव शिवम के पास चला गया और वर्तिका त्रिवेणी के पास आते हुए बोली, यार सच में थोड़ा और वेट नहीं कर सकती थी? त्रिवेणी बोली, मतलब किस बात का वेट? वर्तिका उसके कान के पास झुककर कुछ बोली तो त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, चुप कर, अभी भी तेरे दिमाग में यही सब चलता है? वर्तिका बोली, अच्छा सॉरी, और उसके गले लगी। फिर पल्लवी के गले लगते हुए बोली, भाभी कैसी हैं आप, और मेरा बेटू कैसा है? बोल वैष्णवी को गोद में उठा लिया। वर्तिका कुछ देर बाद त्रिवेणी की तरफ देखते हुए बोली, साक्षी कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। त्रिवेणी बोली, अभी नहीं आई है तो दिखेगी कैसे, वैसे भी वो अब काफ़ी चेंज हो गई है, अपने पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया है। वर्तिका बोली, क्या, और अंगद वो कहाँ है? त्रिवेणी बोली, क्यों, तेरी उन दोनों से बात नहीं हुई क्या? वर्तिका बोली, नहीं यार, यहाँ से जाने के बाद इतना सारा काम था और फिर एक दिन कॉल किया तो नॉट रीचेबल, उसके बाद कभी लगा ही नहीं। त्रिवेणी बोली, क्योंकि दोनों ने अपना अपना नंबर चेंज कर लिया, वो तो शिवम ने अंगद का नंबर कैसे कैसे लिया। वर्तिका बोली, ऐसा भी क्या हो गया दोनों का जो इतना सब कुछ हो गया? क्या सच में साक्षी अंगद को लाइक नहीं करती थी? त्रिवेणी बोली, अब तो मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, और अब अंगद भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन चुका है। शिवम ने बुलाया है, देखते हैं दोनों आते हैं या फिर नहीं। वर्तिका बोली, चल देखते हैं क्या होता है। पल्लवी बोली, देख लो, नाम लिया और आ गई। वर्तिका और त्रिवेणी ने देखा तो साक्षी थी। उसने हल्का ग्रीन कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। साक्षी सीधे आकर त्रिवेणी के गले लगते हुए बोली, और मैडम कैसी हैं आप? त्रिवेणी बोली, बात मत कर। साक्षी बोली, यार इतना तैयार होकर मैं तेरे लिए आई हूँ और तुझे बात नहीं करनी तो मेरे आने का क्या मतलब? वर्तिका खांसते हुए बोली, साक्षी बोली, सॉरी, और उसके गले लगने को हुई तब तक वर्तिका अपना हाथ आगे करके बोली, सॉरी, शायद मैं आपको नहीं जानती, बोल दूसरी तरफ चली गई। साक्षी त्रिवेणी को देखते हुए बोली, इसे क्या हुआ? त्रिवेणी बोली, तुमने नंबर चेंज किया तो उसे दिया था। साक्षी बैठते हुए बोली, यार कम से कम तुम तो समझो, बस उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बाद में मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। त्रिवेणी बोली, तो ठीक है, अब भी मत करो। साक्षी बोली, मतलब तू भी नाराज है? त्रिवेणी बोली, क्या फ़र्क पड़ता है तुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है तुझे हम सब से। साक्षी कुछ बोलती तब तक शिवम आकर साक्षी से मिला और कुछ देर बात करने के बाद त्रिवेणी को ले जाकर एक सोफे पर बैठा दिया। कुछ देर में धीरे धीरे पूजा हुई और फिर रस्में, लेकिन उसके बाद साक्षी से ना ही त्रिवेणी ने बात किया और ना ही वर्तिका ने।
कुछ देर बाद वो अपने पापा के साथ घर चली गई। वर्तिका उसे ढूंढते हुए त्रिवेणी के पास आकर बोली, साक्षी कहाँ है? त्रिवेणी बोली, शिवम बता रहे थे वो घर चली गई। वर्तिका बोली, ठीक है, अब तू भी आराम कर, मैं भी चलती हूँ, कल आकर मिलूंगी, भाई अपना ध्यान रखना, बोलकर देव के साथ घर के लिए निकल गई। रात को त्रिवेणी अपने रूम में बैठी थी। शिवम उसे दवा और पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, यार चश्मिश, तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों को साक्षी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था? त्रिवेणी बोली, नहीं, उसने जो किया वो भी गलत किया, तो मुझे नहीं लगता वर्तिका का गुस्सा होना गलत है। और अब मुझे भी बात नहीं करनी। अंगद उसकी वजह से मुंबई चला गया और आज भी सिर्फ उसकी वजह से यहाँ भी नहीं आया। शिवम बोला, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ सब कुछ जल्दी ही सही हो जाए, क्योंकि साक्षी अंगद से प्यार तो करती है, इसका पूरा यकीन है मुझे, और अब और भी यकीन हो गया है, वो दोनों भी अब जल्द ही मिलेंगे। त्रिवेणी बोली, आई होप सो। साक्षी अपने घर आई। आज उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। आज उसके दोस्तों ने भी उसे गलत समझ लिया था। उसने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठते हुए बोली, आज मेरे दोस्त भी तुमने छीन लिए अंगद, क्या यही प्यार करते थे? माना गलती मेरी थी, लेकिन मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें समझना चाहती थी, और साथ ही साथ खुद को भी। मैं पहले कुछ करना चाहती थी, फिर तुम्हारे बारे में सोचना, लेकिन तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। जब मैं तुमसे मिलने आखिरी बार गई थी, बोलकर आंखें बंद कर सर बेड से लगा लिया। वर्तिका अपने रूम में आई तो देव शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, यार तुम दोनों को उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए था, आखिर 1 साल बाद मिली थी तुम उससे। वर्तिका बोली, जरूरी था देव, नहीं तो वो कभी कुछ सीरियस लेती ही नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ, बोल चेंज करने चली गई, और देव ने बाहर ही चेंज किया और बेड पर लेटते हुए खुद से बोला, ठीक है, लेकिन कहीं तुम सब उसे सही करने के चक्कर में सब कुछ गलत ना कर बैठो। कुछ देर बाद वर्तिका उसके बगल में लेटते हुए बोली, देव। देव बोला, वर्तिका बोली, मैं सोच रही हूँ पापा की पार्टी ज्वाइन कर लूँ, कैसा रहेगा? देव उसे देखते हुए बोला, सच में संभाल पाओगी ना, कहीं डुबा तो नहीं दोगी? वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, मतलब क्या है आपका? देव बोला, वही तो सोच रहा हूँ, अभी बच्चों को पार्टी नहीं संभालनी चाहिए, एक काम करो, पहले मुझे संभालो, फिर सोचेंगे। वर्तिका उसे धक्का देते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं, और मेरे पास आना भी मत, क्योंकि बच्चों के पास आप समझदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। देव उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जान, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी शिवम के जैसे कुछ प्लान करना चाहिए? वर्तिका बोली, क्या प्लान करना चाहिए, और शिवम ने ऐसा क्या प्लान किया है जो आपको बताया ही नहीं? देव उसे देखकर गुस्से में बोला, सच में यार तुम इतनी बुद्धू क्यों हो? वर्तिका बोली, अच्छा तो अब मैं बुद्धू भी हो गई, तो ठीक है, अब तो बिल्कुल बात नहीं करूँगी। देव बोला, अच्छा सॉरी सॉरी, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो, तो मैं क्या करूँ? वर्तिका बोली, तो आप अच्छे से भी तो समझा सकते हैं। देव उसके बाल साइड करते हुए बोला, तुम अपना करियर बनाओ, मैं भी चाहता हूँ, तुम खुद से कुछ करो, और अगर तुम सोच रही हो पार्टी ज्वाइन करने का तो आराम से करो, आई सपोर्ट यू, लेकिन तुम इन सब में मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, बोल उसके गर्दन पर उंगली चलाने लगा। वर्तिका बोली, और किसने कहा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ मिस्टर लल्लू लाल, बोल उसे अपनी तरफ खींच लिया। देव उसे घूरते हुए बोला, अच्छा मैं लल्लू लाल? वर्तिका बोली, बिल्कुल, अब पास में इतनी खूबसूरत बीबी हो और बंदा फालतू बात लेकर बैठा हो, तो हुआ ना लल्लू लाल? देव लाइट बंद करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, वर्तिका तुम्हें नहीं लगता हमें भी एक बेबी प्लान करना चाहिए? वर्तिका बोली, अभी नहीं देव, अभी मुझे अपना करियर बनाना है, और आपने कुछ देर पहले ही तो बोला कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। देव उसके सर पर किस करके बोला, ठीक है, सो जाओ। वर्तिका उसे देखते हुए बोली, आप क्या चाहते हो, हम बेबी करें? तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे आपकी खुशी से बढ़कर ना कल कुछ था और ना आज है ना कभी होगा। देव उसे अपने पास खींच कर बोला, अभी नहीं, पहले अपना करियर बनाओ फिर कुछ भी, और मुझे भी अभी बेबी नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि तुम क्या सोचती हो। वर्तिका बोली, सच में आप अभी नहीं चाहते हैं ना? देव बोला, अब तो तुम यही हो, तो हम जब चाहे तब बेबी प्लान कर सकते हैं। वर्तिका बोली, आई लव यू देव। देव बोला, लव यू। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। वर्तिका और त्रिवेणी अभी भी साक्षी से नाराज थे, और अब उसने भी दोनों से कोई बात नहीं किया, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि गलती सिर्फ इसकी नहीं है, तो सज़ा सिर्फ उसको ही क्यों। वर्तिका ने अपने पापा की पार्टी ज्वाइन कर लिया, लेकिन ना साक्षी उससे मिलने आई और ना ही कॉल किया। 1 महीने बाद
हॉस्पिटल में सभी लोग खड़े थे। बीरेन शिवम के पास आते हुए बोले, बैठ जाओ, सब सही होगा। लेकिन शिवम अभी भी वैसे ही घूम रहा था। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हुए बोली, बधाई हो, लड़का हुआ है। शिवम बोला, लड़का? लेकिन मुझे तो। बीरेन जी ने उसे घूरा तो वो चुप हो गया। बाकी सब उसे देखकर हंसने लगे। शिवम डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर सच में आपने सही से देखा ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्योंकि मैं तो भगवान से हमेशा लड़की ही मांगा था। तो फिर लड़का क्यों? बीरेन जी बोले, शिवम। शिवम बोला, सॉरी डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर बोले, जी वो थोड़ी कमज़ोर है लेकिन अब ठीक है। नर्स बच्चे को बाहर लाते हुए बोली, बच्चे के पापा कौन हैं? बीरेन जी आगे आकर, मुझे दीजिए, आखिर मुझे ही तो बिगाड़ना है इसे, बोलकर शिवम को देखकर अपने गोद में लिए और कुछ पैसे उसके सर पर वार कर नर्स को दे दिया। शिवम बोला, पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बीरेन जी बोले, क्योंकि बेटा तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया है, तो अब मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सुधा जी बोली, चुप कीजिए आप और बच्चे को मुझे दीजिए। देव बोला, आंटी आंटी 1 सेकेंड, इसे मुझे लेने दीजिए, आखिर ट्रेनिंग अंकल के साथ साथ मुझे भी तो देना है, क्यों चैम्प? बोल उसे गोद में ले लिया। शिवम अब कुछ नहीं बोला। कुछ देर में अंदर गया। त्रिवेणी उसे ऐसे देखी तो बोली, क्या हुआ? शिवम कुछ बोलता उसके पहले ही सब लोग अंदर आए और सुधा जी बच्चे को बगल में सुलाते हुए बोली, देख लो तुम्हारा नन्हा राजकुमार। त्रिवेणी ने एक नज़र उसे देखा, फिर शिवम को जो उसे ही देख रहा था। कुछ देर में सब लोग बारी बारी से मिलकर बाजार चले गए तो शिवम उसके पास आकर बोला, हे चश्मिश, तुम ठीक तो हो ना? त्रिवेणी बोली, लेकिन आपको क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शिवम उसके सर पर किस करके बोला, आई लव यू। और देखो ये ना बिल्कुल मुझ पर गया है, लेकिन पापा के साथ मैं इसे ज़्यादा खेलने नहीं दूंगा, नहीं तो उन्होंने बोला है वो उसे बिगाड़ देंगे। त्रिवेणी के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन कुछ देर बाद याद आया साक्षी और वर्तिका नहीं आई कि तभी दरवाज़ा खुला और साक्षी ढेर सारा बुके उसके रूम में लगवाते हुए बोली, फूल तो फ्रेश है ना? तो लड़का हाँ बोलकर चला गया। साक्षी शिवम को देखकर बोली, हाय जीजू। शिवम बोला, ये गलत बात है यार, तुम अभी आ रही हो? साक्षी बोली, सॉरी, वो अभी कुछ देर पहले ही पता चला तो डायरेक्ट ऑफिस से ही आ रही हूँ। फिर बच्चे को देखते हुए बोली, हे चैम्प कैसा है? त्रिवेणी बोली, मैं भी हूँ, मुझे भी तो पूछ ले यार। साक्षी उसकी बातों को इग्नोर करके बोली, और जीजू कैसे हैं आप? त्रिवेणी बोली, साक्षी बात कर रही हूँ ना तुमसे। शिवम, त्रिवेणी आराम से। साक्षी बोली, जीजू बोल दीजिए, मैं अभी किसी से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। शिवम बोला, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आ रहा हूँ, बोल बाहर चला गया। त्रिवेणी बोली, अच्छा सॉरी ना, गलती मेरी थी, मुझे उस दिन तुमसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। साक्षी अभी भी कुछ नहीं बोली। त्रिवेणी, अभी भी माफ़ नहीं करोगी? देख डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा बोलने से मना किया है, और अगर। साक्षी बोली, चुप कर, अपनी बात आती है तो तुम सबके पास 10 ऑप्शन होते हैं, और मेरी बारी आती तब तो किसी को कुछ नहीं सुननी होती है। त्रिवेणी बोली, सॉरी। साक्षी बोली, नहीं चाहिए। त्रिवेणी बोली, अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए तो इसे उठा ले वरना दब जाएगा। साक्षी बच्चे को उठाकर बगल के पालने में डाल दी क्योंकि वो सो रहा था। त्रिवेणी साक्षी का हाथ पकड़ते हुए बोली, देख जहाँ तक हम सबको पता है तू उससे प्यार करती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? साक्षी बोली, मुझे वक्त चाहिए था और उसे कमिटमेंट, जिसको। त्रिवेणी बोली, किसको तुमने नहीं दिया, लेकिन क्यों? साक्षी बोली, पता नहीं, और अब मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती, और मुझे लगता है तुझे भी नहीं करना चाहिए। अब मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आई थिंक यू सपोर्ट मी। त्रिवेणी बोली, आई प्रॉमिस, मैं तेरे साथ हूँ। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, और मैं भी। अब रहने देते हैं नाराज़गी। साक्षी ने देखा वर्तिका फूल और चॉकलेट का बॉक्स लेकर उसे देते हुए बोली, सॉरी, अब इसे माफ़ कर दिया तो मुझे भी कर दे। साक्षी बोली, एक शर्त है। वर्तिका बच्चे को अपने गोद में उठाते हुए बोली, क्या? बोल। साक्षी ने त्रिवेणी की तरफ देखा, फिर बोली, अब एक ने तो मासी बुलवाने का प्लान बना दिया, अब तू भी कर दे। वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, चुप कर और एक से ही खुश रह। शिवम अंदर आते हुए बोला, हो गया आप तीनों का, यार हद होती है। वर्तिका बोली, वैसे शिवम कितना क्यूट है ये ना, बिल्कुल हमारी चश्मिश पर गया है। साक्षी बोली, बिल्कुल नहीं, ये तो जीजू पर गया है। वर्तिका बोली, चुप कर, नहीं तो मैं इसे तुझे नहीं दूंगी। साक्षी बोली, मैं ले लूंगी। कुछ देर और बात करने के बाद वार्तिका साक्षी घर चली गई और शिवम सुधा जी त्रिवेणी के पास। दूसरे दिन त्रिवेणी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर आई तो सुधा जी ने बच्चे और उसकी आरती उतारी और अंदर लेकर आई। हाल को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था।
सब लोग नन्हे मेहमान के आने से खुश थे। 10 दिन बाद पूजा रखा गया और बच्चे का नामकरण भी। साक्षी और वर्तिका दोनों ने मिलकर बच्चे का नाम शक्ति रखा। शिवम ने अंगद को भी बुलाया था, लेकिन इस बार भी वो नहीं आया। फिर भी सब खुश थे और त्रिवेणी वर्तिका ने साक्षी को खुश देखा तो फिर पीछे की बातों को छोड़ने में ही सबकी भलाई समझी। ऐसे ही एक बार फिर से वक्त निकल गया। 1 साल बाद वर्तिका को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि उसने पार्टी के साथ मिलकर बहुत सारे अच्छे और सबकी भलाई वाले काम किए, जिसे देखते हुए सबने उसे ये कमान सौंप दिया। साक्षी अपने बिजनेस में बिजी थी और त्रिवेणी शक्ति और एनजीओ में बिजी हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।